अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आप चैट बॉक्स में कमेंट करें मेरी वॉइस ऑडिबल है। अच्छा, आज हमने जो है ना वो न्यूरो स्टार्ट करनी है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। बेसिक बेस बैलेंस की आप सबको समझ आ गई थी? उसमें तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नीरो का हमारा प्लान ये है कि हमने 5 डेज में नीरो कंप्लीट करनी है। अच्छा, बीच में हम न्यूरो कंप्लीट करने के बाद फिर हम इन्फेक्शियस करेंगे। इन्फेक्शियस सेफ्रॉन में थोड़ी दी हुई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इन्फेक्शियस उधर से बहुत अच्छी करनी है, पास मेडिसिन से, क्योंकि इन्फेक्शियस के जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके पास होने का चांस होता है। वीनस सैंपल का डिफरेंस आर्टीरियल सैंपल के साथ मैंने जो आपको एबीजीज की अपनी प्रेजेंटेशन भेजी थी, मैंने उसमें बताया था कि दूसरी तीसरी स्लाइड में वो है, तो उधर से आप देख लीजिएगा पीएच का डिफरेंस। और अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। 45 years old hypertensive male patient admitted in emergency with sudden onset of left-sided weakness for 30 minutes. There is a 1/5 power on the left side. Blood pressure is 190, 110. What would be your next step, best step in the patient management? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, वैसे इसलिए बता रही हूँ कि मैनेजमेंट और होता है, ट्रीटमेंट और होता है। मैनेजमेंट में आपके पास जो है ना, आप इन्वेस्टिगेशन से लेके कि किस तरह पेशेंट को प्रोसीड करोगे वो होता है स्टेप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट आपको पहले पता होना चाहिए कि वेदर इट इज हैमरेज या इन्फार्क्शन। सडन इन ऑनसेट है तो आपको ब्रेन इमेजिंग करानी है। सिटी ब्रेन आप क्यों कराते हो सबसे पहले? सिटी ब्रेन कराने का क्या, आप क्या देखना चाहते हो सबसे पहले? हाँ ब्लीड को जी, रूल आउट करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल गुड। हम ब्लीड को रूल आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास इन्फार्क्शन अक्सर ऐसे होता है, विद इन 24 आवर्स इन्फार्क्शन आता ही नहीं है, ठीक है। हम ब्लीड को रूल आउट करते हैं, इसीलिए हम सीटी कराते हैं कि इन्फार्क्शन चाहे नॉर्मल भी आ जाए सीटी, तो आप इन्फार्क्शन ही कंसिडर करते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। 15 years old फीमेल प्रेजेंटेड विद नेक पेन वर्सन विद कफ एटैक्सिया वीकनेस ऑफ द अपर लिम्स फॉर 3 years. You suspect Arnold Chiari malformation in this patient. What is the most likely finding on clinical examination? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि अर्नल्ड कैरी malformation के साथ क्या होता है। डाउन बीट निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाउन बीट किस में होता है, अप बीट किस में होता है। डाउन बीट आपके पास हमारे पास आ जाता है अर्नल्ड कैरी malformation, और अर्नल्ड कैरी malformation की दो टाइप्स होती हैं आगे से, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 होती है आपके पास किसमें होती है, वो एडल्ट्स में या फिर ओल्डर चिल्ड्रन में। जो बच्चे या फिर बहुत यंग चिल्ड्रन हैं उनमें टाइप 2 होती है। अब जो टाइप 1 होगी, यहाँ पे पेशेंट एडल्ट है या ओल्डर चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में, हेडेक, नेक पेन, माइलोपैथी, सेरिबेलर साइंस, डाउनबिट निस्टैग्मस उसका फीचर होती है। और जो टाइप 2 है उसमें आपके पास ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन आता है। मेनिंजोमाइलोसील आपके पास किसमें हो सकती है, टाइप 2 में हो सकती है। और हाइड्रोसेफलस भी उसी में ही मिलेगा आपको कॉमनली। लेकिन जो सिरिंजोमाइली है वो आपके पास टाइप 1 में होगा। अब जो हमारे पास तीसरा निस्टैग्मस है, ये कॉन्जुगेट टॉर्शनल या डिसकॉन्जुगेट वर्टिकल मूवमेंट के साथ भी हो सकता है। इसमें आपके पास लीगन कहाँ पे मिलेगी, सैलर या पैरासेलर रीजन में। तीसरा के नाम से जाहिर होता है कि आपके पास ये किसमें है, टॉर्शनल है या डिसकॉन्जुगेट है वर्टिकल मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास थर्ड है। 64 years old फीमेल with Parkinson's disease presented with a history of progressively worsening of headache for 2 weeks. This is associated with nausea, vomiting. Her family told you that she is confused and is sleeping more than usual. Examination पे उसकी decreased power है on the right side. What is the most likely diagnosis? आपने याद रखना है कि पार्किंसन का पेशेंट जो है ना, वो फॉल, उसमें रिकरेंट फॉल्स होते हैं ड्यू टू गेट एब्नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसमें पार्किंसंस के साथ सबड्यूरल हीमाटोमास हो सकते हैं। कौन बताएगा कि सबड्यूरल हीमाटोमास में और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमास में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। अब्ड्यूरल सबड्यूरल, वेन्स की eruption से होती है, और इसमें ये लीनियर शेप की होगी, इसमें हाँ मेडलाइन जी, ज्यादा शेप नहीं होगी।
एक में ये डिफरेंस ना आपके पास अलमगरिबी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, सब ड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल का। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल आपके पास, हाँ ये तो ब्रेन फाइंडिंग्स हो गई, क्रिसेंट शेप्ड हो गया, और आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हमारे पास कन्वेक्स शेप्ड होता है। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है ग्रुप पे भी किसी ने शेयर कर दिया है, डॉक्टर असद ने शेयर कर दिया है ये पिक्चर। अच्छा, एक ना अलमगरिबी में पिक्चर दी हुई है एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमास के डिफरेंसेस के, वो भी बहुत अच्छी है। दूसरा ये होता है कि सबड्यूरल में आपके पास टीयर इन द ब्रिजिंग वेन्स आता है। ज्यादातर हिस्ट्री या तो अल्कोहलिक्स की, एल्डरली की, या पार्किंसंस की होती है। और जो एपिड्यूरल होता है ये हमारे पास कन्वेक्स शेप होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी का होता है, यंग एडल्ट्स वगैरह में भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरा एक उसमें ना फिशर्स और इसका भी डिफरेंस होता है, एक सूचर्स को क्रॉस करता है और एक सूचर्स को क्रॉस नहीं करता। इसका डिफरेंस ये अलमगरिबी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका ये एक डिफरेंस सूचर्स के पॉइंट का भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यू। A 54 years old hypertensive male presented in ER with sudden onset of vertigo। जब भी आपके पास हिस्ट्री में सडन ऑनसेट होगा ना, तो आपने सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट को ही ऊपर उठा के लाना होता है। वर्टाइगो और डिजीनेस है, तो जिसकी वजह से पता चल रहा है कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन की तरफ जा रहा है। एग्जामिनेशन पे आपके पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती है। अब हम देखते हैं आगे वो किस एरिया में ब्रेन के बताना चाह रहे हैं। ब्रेन स्टेम में एग्जामिनेशन पे आपके पास जो है ना पावर 4/5 इन द राइट आर्म एंड लेग, एंड लॉस ऑफ पेन सेंसेशन ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब पेन सेंसेशन किस आपके ट्रैक, कौन सा ट्रैक पेन सेंसेशन लेके जाता है, पेन ट्रैक? हाँ जी, स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, जो आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पेन सेंसेशंस आपके पास लेके जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेन सेंसेशंस खराब हो रही हैं तो स्पाइनोथैलेमिक उड़ा हुआ है। देयर इज आल्सो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज फेस। ठीक है, और फेस के लेफ्ट साइड पे भी सेंसेशन का मतलब है, इसका मतलब है ट्राइजेमिनल का भी कोई मसला है। ही इज हैविंग एटेक्सिया विद ब्रॉड बेस्ड गेट, जिसकी वजह से सेरिबेलर का भी मसला है। देयर इज आल्सो स्मॉल एंड कंस्ट्रिक्टेड पीपल ऑन द लेफ्ट साइड विद पार्शियल टूसिस। अब उसको जो है ना हॉर्नर भी है। अब आपको क्लियर कट पता है, ये आपके पास पाइका की पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो ये मेडेला होगा। अच्छा, अब मैं आपको ना ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स पढ़ाने लगी हूँ, उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। इससे मुझे एक और बात याद आ गई, हॉर्नर सिंड्रोम का हमारे पास पिछले दिनों पेशेंट आया था, और उसको क्लस्टर हेडेक डायग्नोस हुआ। उस पेशेंट की हिस्ट्री थी, अभी हम हॉर्नर पढ़ेंगे आगे की सेंट्रल गैंग्लियोनिक और गैंग्लियोनिक कॉज ना। उस पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि उसको जो है ना हेडेक होता था। हमने उसका सीटी कराया कि उसमें हेडेक है, रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं उसको। हम एसओएल ब्रेन सस्पेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे हॉर्नर हुआ। सीटी एमआरआई हर चीज नॉर्मल आ गई, तो एट द एंड उसको क्लस्टर हेडेक निकला। हमने उसको जो है ना 100% ऑक्सीजन नॉन ब्रीदिंग मास्क से देना शुरू किया, एक्यूट अटैक्स में उसके बेहतर होना शुरू हो गए। फिर प्रोफाइलैक्सिस में हमने उसे प्रेडनिसोलोन पर डाल के भेजा है। अच्छा, मैं आपके ग्रुप पे इसके साथ एक पिक्चर शेयर करने लगी हूँ, एक सेकेंड। कुछ मैंने पिक्चर्स इकट्ठे ही शेयर कर दिए हैं मेरे पास, कुछ मैंने नोट्स इसके सेव किए थे आज के लेक्चर के। तो जो पहली वाली पिक्चर है ना वो खोलिएगा सब अपने पास। अच्छा, जो सबसे फर्स्ट पिक्चर है येलो वाली, इसको देखो। आप इसमें देखो, इसमें लैटरल, मीडियल और लैटरल साइड दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो ऊपर वाला है पहले मिड ब्रेन होता है, फिर पोन्स होते हैं, फिर मेडुल्ला होता है। ठीक है, अब ये आप सोच लो कि इसी तरह जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने वो मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन का लैटरल, मीडियल, लैटरल। ठीक है, और पोन्स का क्या है, पोन्स का लैटरल, मीडियल, लैटरल। फिर नीचे मेडुल्ला क्या है। अब आप देखो कि साथ में जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो जो मिड ब्रेन के लेवल पे है, चाहे लैटरल हो चाहे मीडियल हो, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और जो उससे नीचे आप आओ, अभी हम वेसल्स देख रहे हैं, अब उस लेवल्स पे आप आओगे पोन्स के लेवल पे, तो पोन्स के जो लैटरल पोंटाइन में है वो आइका सप्लाई कर रही है, और जो मीडियल पोंटाइन में है वो बेसिलर आर्टरी है। मडेला पे आओगे, मडेला में आपके पास जो है वेसल कौन सी है, लैटरली पाइका, और मीडियली कौन सी है, मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में जो है जो जाएगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये वेसल्स इसी तरह आपके पास रट्टा लगानी है कि वेसल कौन सी इन्वॉल्व होगी। अब हम आ जाते हैं क्रेनियल नर्व्स पे। जो हमारे पास मिड ब्रेन से ऊपर क्रेनियल नर्व है वो दो हैं, क्रेनियल नर्व 1
क्रेनियल नर्व 2। और जो हमारे पास जो मिड ब्रेन के लेवल पे है क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4। और फिर बाकी चार जो हैं वो 5, 6, 7, 8 बोन्स में आ जाती हैं। 9, 10, 11, 12 मडेला में आ जाती हैं। अब देखो जो सेंट्रल, अब आप देखो जो मीडियल साइड पे है, अब उधर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स पड़ी हुई हैं उसका रट्टा आप लगाओ। 3, 4 जो कि मिड ब्रेन में मीडियल ही पड़ी हुई है, और पोन्स में 6 पड़ी हुई है मीडियली, बाकी ये सारी लैटरली पड़ी हुई है। और जो आपके पास मडेला में है वो आपके पास 12 नर्व पड़ी हुई है, क्रेनियल नर्व। तो अब आपको जब ये नर्व्स पता होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में, लैटरल मेडलरी सिंड्रोम में, मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में कौन सी आपके पास जो है ना वो नर्व्स उड़ेंगी। ठीक है। अब आप इसी की बेस पे आइका और पाइका में क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट वाला आता है आपके पास, कि जो आपके पास 9, 10, 11, 12 है ना, वो तो आपके पास उसमें जाएगी लैटरल मेडलरी सिंड्रोम में। जो प्योर क्रेनियल नर्व 7 है, अगर फेशियल नर्व पॉलिसी आ जाती है तो वो आइका का फीचर होगा। ठीक है। और जो आपके पास मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम है उसमें आपके पास क्रेनियल नर्व सिर्फ 6 उड़ेगी। ठीक है। और जो आपके पास मीडियल मेडलरी सिंड्रोम है उसमें हाइपोग्लॉसल नर्व 12 क्रेनियल नर्व उड़ेगी। ये तो नर्व्स के डिफरेंसेस आ गए। फिर हम देखते हैं हमारे पास ना एम और एस का निमोनिक होता है। ठीक है। लैटरल साइड पे हमारे पास वो कहते हैं एस वाले ट्रैक्स गुजर रहे हैं, मीडियल साइड पे हमारे पास जो है ना मोटर न्यूक्लियाई वगैरह, वो इस तरह आप सोच लो वो मीडियल साइड पे पड़े हुए हैं। तो जो हमारे पास लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम है, जैसा कि लैटरल मेडलरी सिंड्रोम है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। एस का निमोनिक है, एस से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। ठीक है। और हमारे पास जो है ना ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, असल में बेसिकली अब आप सोचोगे कि जो क्रेलियन ऑफ 5 है वो हमारे पास जो है, वैसे तो वो पोन्स के लेवल पे है, तो वो हमारे पास मीडियल लैटरल मेडलरी सिंड्रोम में कैसे उड़ रही है, वो इस तरह उड़ रही है कि देखो आपके पास जो है ना क्रेलियन ऑफ 5 का न्यूक्लियस थोड़ा लंबा होता है, उसका ट्रैक जो चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेडेला में भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है। और फिर हम आ जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की तरफ, सिंपैथेटिक ट्रैक की तरफ। सिंपैथेटिक ट्रैक की वजह से हमारे पास हॉर्नर्स आता है, स्पाइनोथैलेमिक की वजह से हमारे पास पेन सेंसेशंस उठती हैं। ये हमारे पास जो है ना ये मीडियल लैटरली गुजर रहे हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और मीडियली हमारे पास ये मोटर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं नर्व्स के, तो जिसकी वजह से मीडियली अगर उड़ेगा तो वीकनेस भी आएगी, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक उड़ेगा। ठीक है। अब लैटरली हमारे पास सेंसरी पड़े हुए हैं और हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक पड़ा हुआ है, तो लैटरली में हमारे पास वीकनेस नहीं आती। यहाँ तक क्लियर हुए? ब्रेन स्टेम सिंड्रोम सबको समझ आए? हाँ जी। मैम एक रिपीट कर दे प्लीज थोड़ा सा। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, वो येलो वाली पिक्चर आप अपने पास दोबारा खोलो। सबसे पहले आप देखो इसमें कि आपके पास जो है वो मीडियल बनाओ चीजें और लैटरल बनाओ। समझो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मीडियली हमारे पास ऊपर से मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला। लैटरली देखो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। अब इनके जो कंपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले इसमें वेसल्स को देखो। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास मिड ब्रेन के लेवल पे है। हमारे पास आइका है जो पोन्स के लैटरल एरिया को सप्लाई कर रही है। और जो हमारे पास बेसिलर आर्टरी है वो पोन्स के मीडियल एरिया को सप्लाई कर रही है। और जो हमारे पास जो मेडेला है, मेडेला में हमारे पास जो है ना लैटरल साइड पे क्या सप्लाई हो रहा है, लैटरल साइड पे हमारे पास जो है वो पाइका सप्लाई कर रही है। और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आपके पास मीडियल सप्लाई कर रही है। ठीक है। अब समटाइम्स वो आपसे वेसल्स पूछ लेते हैं कि आपके पास वेलेनबर्ग सिंड्रोम जो है लैटरल मेडलरी सिंड्रोम, उसमें आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास कौन सी वेसल उड़ेगी, पाइका उड़ेगी। लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में कौन सी उड़ेगी, आइका उड़ेगी। और अब आपके पास मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में कौन सी उड़ेगी, एंटीरियर बेसिलर आर्टरी उड़ेगी। आपके पास मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में कौन सी उड़ेगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी उड़ेगी। ठीक है। अब आपको वेसल्स का पता चल गया। अब नर्व्स देखो, जो नर्व्स बनाई हुई है ना क्रेनियल नर्व्स, उसमें जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 1 और 2 है वो तो मिड ब्रेन के ऊपर ही होती है। मिड ब्रेन पे आपके पास 3, 4 आ जाती हैं, बोन्स पे आपके पास 5, 6, 7, 8 आ जाती हैं, मेडुला में आपके पास 9, 10, 11, 12 आ जाती हैं। अब ये जो नर्व्स पड़ी है इसमें से कौन सी मीडियल पड़ी हुई है, कौन सी लैटरली पड़ी हुई है, ये अब आप इसमें देखो। 3, 4 मिड ब्रेन में मीडियल ही पड़ी हुई है। 6 क्रेनियल नर्व आपके पास बोन्स में मीडियल पड़ी हुई है। क्रेनियल नर्व 12 आपके पास जो है ना वो मीडियल पड़ी हुई है मेडुला में। तो जब आपके पास मीडियल मेडलरी होगा तो इसी के मुताबिक वही वाली नर्व उड़ेगी। लैटरल आ जाते हैं बाकी क्रेनियल नर्व, जो जो लोकेशन है उनकी, वो क्रेनियल नर्व वो लैटरल होगी। फिर हम आ जाते हैं इस चीज पे कि हमारे पास जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ से गुजर रहा है।
स्पाइन जो एस का निमोनिक है वो कहते हैं एस के निमोनिक से याद कर लो, जो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक है वो लैटरली गुजर रहा है। तो इसी वजह से आपके पास लैटरल पोंटाइन या लैटरल मेडलरी सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक के फीचर्स आते हैं। और जो मोटर न्यूक्लियस है वो कहते हैं मोटर वाले हमारे पास मीडियली गुजर रहे हैं एम के निमोनिक से। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस हो गया, मोटर न्यूक्लियस ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक हो गया, तो जिसकी वजह से जब मीडियल सिंड्रोम्स होंगे उनमें हमारे पास वीकनेस आएगी, लिम्स की वीकनेस आएगी। ठीक है, हेमीप्लेजिया वगैरह आ सकता है, लेकिन जो लैटरल है उसमें आपके पास वीकनेस नहीं आ सकती। अब क्या हुआ था, जब मैं क्लिनिकल एग्जाम देने गई, एक पेशेंट था, पाइका का था, वेलनबर्ग सिंड्रोम का था, लेकिन उसको वीकनेस, उसको रिकरेंट हुआ था ब्रेन स्टेम सिंड्रोम में, पहले तो उसको था, लेकिन अब उसको हेमीप्लेजिया भी डेवलप हो गया था। अब उस केस को लोगों ने फाइल पे देखा वेलनबर्ग है, एग्जाम में वो केस जा रहा था और सबको फेल करा के आ रहा था। क्योंकि आपको समटाइम्स ये होता है कि सुपर इम्पोज कोई और चीज भी हो सकती है। आंखों देखी जो है ना चीज पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए जब तक उसको पूरा उसको रीअसेस ना कर लो कि इसमें क्या चीज है, क्या चीज आपके केस के साथ नहीं जा रही। तो अब वो क्या था, लोग उसको वो हेमीप्लेजिया पे फंस जाते थे आके कि इसमें हेमीप्लेजिया कहाँ से सपोर्ट होगा। तो बेसिकली उन्हें हेमीप्लेजिया को सपोर्ट करना था, उन्हें बोलना चाहिए था कि स्ट्रोक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रोक हो सकता है, कोई ब्रेन स्टेम सिंड्रोम हो सकता, स्ट्रोक हो सकता है। इन खाली ये नहीं बोल देना चाहिए था कि लैटरल पोंटाइन लैटरल मेडलरी सिंड्रोम है, पाइका है, वेलनबर्ग। तो हेमीप्लेजिया नहीं उसके साथ एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, तो समटाइम्स वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पेशेंट रखते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे होते हैं कि इसमें अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, तो डिस्फेजिया हमारे पास 9-10 की वजह से आ रहा होता है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन की वजह से टाइको वॉमिटिंग आता है, सेरिबेलर फीचर साथ आ रहे होते हैं इसमें हमारे पास पाइका की वजह से। तो ये सारा हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, स्पोर्टिव, ये सारे का सारा हमारे पास पाइका की तरफ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको अब? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, ये आप बेसिकली जब इस पिक्चर को जब जहन में रखोगे ना तो आपको एमसीक्यूज आसान हो जाएंगे करना, कि पाइका में क्या होगा, मीडियली कौन सा है, सिंड्रोम में क्या कौन सा वेसल उड़ेगा। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इससे चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। 45 years old male presented in emergency with sudden onset of right sided weakness associated with loss of consciousness for 10 hours। अब उसकी विंडो फेस देखो। हमारे पास क्या होता है, थ्रोम्बेक्टमी का विंडो पीरियड होता है, थ्रोम्बोलिसिस का विंडो पीरियड होता है। अब ये देखो दोनों चीजों से आउट हो चुका है, थ्रोम्बेक्टमी थ्रोम्बोलिसिस से। अगर पेशेंट में इन्फाक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एज्यूम कर लिया, आगे मैंने बताया हुआ कि इन्फाक्शन है। अच्छा, जीसीएस में 9/15 विद राइट साइडेड अपगोइंग प्लांटर, सीटी पे उसके लार्ज इन्फार्क्ट इन द एमसी डायरेक्टर विद सेरेब्रल एडिमा, which one of the following intervention should be done in this patient? अच्छा, अब देखो ये थ्रोम्बेक्टमी और थ्रोम्बोलिसिस की विंडो फेज से आउट हो चुका है। थ्रोम्बोलिसिस की विंडो पीरियड क्या होता है, कितना होता है? हाँ फोर जी, पॉइंट फाइव आवर बिल्कुल, तो उससे भी आउट हो चुका है। थ्रोम्बेक्टमी का कितना होता है? 12 सिक्स आवर्स आवर्स जैसे। 6 आवर्स। 6 hours में। हाँ जी, और वेकअप स्ट्रोक का क्या होता है? व्हाट आर वेकअप स्ट्रोक्स ना? वेकअप 12। स्ट्रोक्स, वेकअप स्ट्रोक्स आप पढ़ोगे भी, आप यूरो के एमसीक्यूज करोगे ना, पास मेडिसिन में है। वेकअप स्ट्रोक्स पे से ये होते हैं कि पेशेंट रात को सोया और आपके पास जब सुबह उठा तो उसको है भाई स्ट्रोक हुआ हुआ है। अब आपको नहीं पता कि रात के किस पहर में इसको ये काम हुआ है। अब आपको क्या कराना होगा, आपको एमआरआई कराना होगा, डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई। उस पे आपको सैल्वेज एरिया देखना होगा कि कितना सैल्वेज एरिया बचा हुआ है। इन्फाक्शन एक बार हो गया है और आपके पास टिश्यू नेक्रोज हो गया है, फिर तो चाहे थ्रोम्बेक्टमी भी कराते रहो तो वो तो एरिया डैमेज हो गई होगा। जैसे मैं अपने फादर की एग्जांपल हर टाइम देती हूँ कि मेरे फादर को नीचे लिम्बिक इस्कीमिया था, हम विंडो फेस से आउट हो गए थे उसकी, 3 3 आवर्स होते और हमने जाके कोई 8-10 8-10th आवर पे कराई उनकी थ्रोम्बेक्टमी। तो फायदा ही नहीं हो सका, गैंग्रीन डेवलप हो गया, तो आप पेशेंट को ऐसी पेन से गुजारते हो सिंपल। तो आपने अगर लेकिन वेकअप स्ट्रोक में फिर आप देखते हो कि सैल्वेज एरिया बचा हुआ ही नहीं। अगर सैल्वेज एरिया आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का अभी जो है ना थ्रोम्बेक्टमी का विंडो पीरियड है बचा हुआ, तो फिर आप थ्रोम्बेक्टमी कर देते हो, रीवेस्कुलराइजेशन कर देते हो डेवलप। अब यहाँ पे दोनों चीजें आउट हो गई। जो इन्होंने लास्ट लाइन लिखी हुई है ना इसी पेज की, जो इंट्रा
arterial clot retrieval should be done within 6 hours. That is for thrombectomy, जो कि नहीं हो सकती इसमें। तो अब इसमें क्या बचता है, एमसीए टेरिटरी स्ट्रोक में आपके पास अगर बहुत लार्ज स्ट्रोक हो गया तो आप जो है ना डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनियोटमी भी कराते हो। आपने देखा होगा यहाँ पे आपके भी वार्ड प्रैक्टिस में ये हो रहा होता है कि वो लोग ना कॉल भिजवाते हैं फौरी, आपका जो एचओडी आता है या कोई कंसल्टेंट आता है राउंड पे, तो वो यही कहता है कि फौरी फौरी इस पेशेंट की ना हेमिक्रेनिएक्टमी करा दो, मेलिग्नेंट सिंड्रोम में जा रहा है पेशेंट, मेलिग्नेंट स्ट्रोक में जा रहा है। मेलिग्नेंट स्ट्रोक आपके पास क्या होता है कि एमसीए टेरिटरी का मेजर स्ट्रोक ना। अब लेकिन इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अब हर पेशेंट में आप हेमिक्रेनिएक्टमी भी नहीं करा सकते। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, पास मेडिसिन या पास टेस्ट में, मैंने जब एमसीक्यू मेरे ख्याल है पास टेस्ट में किए थे, वो ना हेमिक्रेनिएक्टमी की भी फेज निकाल देते हैं, जैसा कि एज उसकी 60+ दे देते हैं, तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको एस्प्रिन पे डालना होगा सिंपल। अच्छा, उसका एनआईएचएस स्कोर कितना होना चाहिए, 15 से ऊपर। उसका डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब दोबारा डिट्यूरेशन हुई है, इसका मतलब है एडिमा वर्स हो गया। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि आपको एडिमा वर्स होगा, आपको दोबारा सीटी कराना पड़ता है। साइंस ऑफ द सिटी और इनफैक्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द एमसीए टेरिटरी होना चाहिए, उसका एरिया इतना इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे एडिशनल एसीए या पीसीए है या नहीं। ठीक है। इनफैक्ट वॉल्यूम मेरे अपने, जब मैं ट्रेनिंग करती थी, सुपरवाइजर को बड़ा पसंद था कि वॉल्यूम निकालो इसका, और वो मुझे आज तक नहीं निकालना आता सिटी पे ना। वो बताते भी थे तरीका, कितना है, इतनी स्लाइड्स में आ गया है तो इससे कैलकुलेट करो, जमा करो। तो वो 145 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो गया डिफियन इमेजिंग पे। ठीक है। तो ये आपके पास जो है सिंपल, आपके पास इंडिकेशन बन जाती है कि आपने उसकी हेमिक्रेनिएक्टमी करानी है। अगर ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे, इनफैक्ट में सिंपल आप स्क्रीन पे डाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हेमिक्रेनिएक्टमी की भी इंडिकेशन देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ से। 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अपर लिम्ब वीकनेस हो गया मोर देन लोअर लिम्स। ये आपके पास क्या होता है कि एसीए टेरिटरी इंफार्क्ट में आपके पास अपर लिम्स जो है ना वो नहीं होते इतने इन्वॉल्व, लोअर लिम्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर लिम्स। ठीक है। जो एमसीए उसमें क्या है, अपर लिम्स ज्यादा है। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्ट्रोक की, बैम्फोर्ड ना, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे हमारे एग्जाम पास, में क्वेश्चन, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी था, उसमें इन्होंने फर्दर आगे पूछा था इंफीरियर ब्रांच है सीए की या सुपीरियर ब्रांच है। अच्छा ये भी होता है, हाँ ये भी एक था कुछ ना, ये मगरिबी में भी दिया हुआ है, मैं आपको मजीद कंफर्म करके बता दूंगी इसको। ठीक है। ये एमसीक्यू मुझे भेजिएगा, ये हमारी दफा में भी कुछ आया था, आपने बोला तो मुझे याद आया। ये मैं आपको सुबह देख के कंफर्म करके बता दूंगी। आप मुझे एक डिटेल में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू अपना। जी ठीक। अच्छा, 7th हमारे पास है कि 45 मिनट। मैं देख रही हूँ आपको। एक सेकंड, बाकियों को म्यूट कर दूंगी। अच्छा, 45 years old पेशेंट है, इज प्रेजेंटेड इन ER with sudden onset of right sided weakness for 2 hours। अच्छा, अब सडन ऑनसेट है, आपको पता चल गया भाई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ही है। अब आगे चलते हैं। अब हमें ना जब आप क्लिनिकल भी कर रहे होते हो ना जो प्रैक्टिस, तो वो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब, व्हाट इज द लेयन, वेयर इज द लेयन। लेयन वो पूछते हैं, बताओ भाई कहाँ पे है, लेयन भी किधर है। ठीक है। तो अभी ये जब आपका कितना क्लिनिकल, आपका थेरेटिकल अच्छा होगा उतना ही क्लिनिकल में फायदा होता है। एग्जामिनेशन पे उसके जो है ना 1/5 पावर ऑन द राइट अपर and lower limbs and abdomen plantar on the right side. There is ptosis on the left side with dilated pupil on the left and left eye is deviated down and out. आपको पता है कि आपके पास थर्ड नर्व पॉलिसी क्या होती है, एक तो पीपल स्पेयरिंग होती है, एक में पीपल इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, कौन बताएगा पीपल स्पेयरिंग किसमें होती है। हम्म। सर्जिकल काइंड ऑफ पॉलिसी है, एक मेडिकल। मेडिकल में आपके पास, और उसकी कॉज क्या होती है, सर्जिकल में इन्वॉल्व होगा तो डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस मेडिकल की है। डायबिटीज, डायबिटीज में और पीपल स्पेयरिंग होती है, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, और सर्जिकल जो एनोरिज्म है, एनोरिज्म एनोरिज्म उसमें। उसमें आपके पास इन्वॉल्व होगा। ठीक है। ये भी एक एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है क्लिनिकल में। नहीं अच्छा, दोबारा बताएं, आपके पास थर्ड नर्व का है। थर्ड नर्व दो किस्म की होती है, थर्ड नर्व पॉलिसी, आइदर विद पीपल इन्वॉल्वमेंट और आइदर विदाउट पीपल इन्वॉल्वमेंट। अगर पीपल इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको कहते हैं सर्जिकल आई, उसकी कॉज होती है एनोरिज्म। क्यों सर्जिकल आई, क्योंकि एनोरिज्म में आपने क्लिपिंग करनी होती है। ठीक है। और आपके पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म ना, और अगर आपके पास पीपल स्पेयर हो गया है तो आपके पास क्या होता है, उसकी कॉज डायबिटीज होती है। बेसिकली होता क्या है, जो पीपल के जो फाइबर्स है ना जो सप्लाई कर रहे हैं
वो आपके पास जो है वो डायबिटीज में इंटरनल फाइबर्स पहले इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से पीपल स्पेयरिंग होती है। एनोरिज्म में बाहर के फाइबर्स का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से पीपल पहले इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसके पीछे बिहाइंड तो स्ट्रोक में कौन पैथोफिजियोलॉजी। सा होता है? स्ट्रोक में आपके पास कुछ भी हो सकता है, अगर स्ट्रोक किस वो एरिया पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा हो रहा है वेसल का, कितने उसका हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायलिट पीपल के साथ है, थर्ड नर्व पॉलिसी है और साथ में हेमिप्लेजिया, दैट इज टिपिकल फॉर मिड ब्रेन सिंड्रोम। और कौन सा मिड ब्रेन सिंड्रोम? वेबर सिंड्रोम। आगे इन्होंने मजीद मिड ब्रेन सिंड्रोम और कुछ बताए हुए हैं पोन्स वगैरह के। वेबर का बताया हुआ है कि थर्ड नर्व पॉलिसी के साथ कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्रेसिस मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन में पीसीए आएगा आपके पास ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, आप बेनेडिक्ट में आओगे, बेनेडिक्ट में क्या हो जाता है, रेड न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा होता है, रेड न्यूक्लियस की मसला होता है। इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पॉलिसी होती है, जैसा कि इसमें हुई है। जैसा कि इसमें लेकिन हेमिप्लेजिया था, जिसकी वजह से हमने वेबर चूज किया। उसमें आपके पास रेड न्यूक्लियस होता है, तो रेड न्यूक्लियस की वजह से आपके पास इंटेंशन ट्रेमर्स, कॉन्ट्रालैटरल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं। जो हमारे पास नॉर्थ नेगल सिंड्रोम है, इसमें आपके पास इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पॉलिसी विद कॉन्ट्रालैटरल डिस्मेट्रिया और लिम्बेटैक्सिया। ठीक है, इसकी वजह से लिम्बेटैक्सिया आ जाता है। फोवाइल सिंड्रोम में क्या होता है, इप्सिलेटरल सिक्स नर्व एंड सेवंथ नर्व पॉलिसी। कहते हैं कि जब आपके पास सिक्स नर्व और सेवन नर्व की इंडिविजुअल आ जाए, तो वैसे ही आप पोन्स का एरिया ले लेते हो ना। आपको पता है कि आपके पास पोन्स का ही है 5, 4, 5, 6, 7, 8, तो वैसे ही आपके पास पोन्स आ गए। अब फोवाइल सिंड्रोम का पेशेंट अक्सर हमारे पास आता भी होता है। इसमें आपके पास इप्सिलेटरल सिक्स, मतलब इप्सिलेटरल जो है वो लैटरल गेज आई मूवमेंट, और साथ में सेवन भी इन्वॉल्व भी है। ठीक है, और विद और विदाउट कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिक्स नर्व कैसे पड़ी हुई है, मीडियल पड़ी हुई थी, याद आया आपको? याद आ गया, मीडियल पड़ी हुई थी ना जी सिक्स मीडियम। नर्व। हाँ जी, तो सिक्स नर्व मीडियल पड़ी हुई है, तो कौन से वेसल उड़ेगा? कौन सा बेसिलर। वेसल? बेसिलर आर्टरी, वेरी गुड। तो इसमें आपके पास बेसिलर आर्टरी जाएगी। अब 1.5 क्या है कि एक आंख की तो पूरी सिक्स नर्व भी उड़ी हुई है और साथ में उसकी एडक्शन भी लॉस है। इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया का मसला हो रहा है ना साथ। तो इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या करता है, एडक्शन कराता है, ठीक है, आई की, और निस्टैग्मस होता है आई में। तो अब इसमें क्या होता है आपके पास कि एक साइड की तो पूरी की पूरी हाफ फुल आई उड़ती है, लेकिन दूसरी साइड की हाफ। और दूसरी साइड की हाफ का क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना इप्सिलैटरल सिक्स नर्व पॉलिसी और बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। तो इसीलिए बोलते हैं इसको 1.5। ठीक है, कि आपके पास सिक्स नर्व, तो इसमें भी कौन सी वेसल होगी, सिक्स नर्व को कौन सी वेसल सप्लाई कर रही थी? बेसिलर। गुड, क्योंकि ये सिक्स नर्व बीच में पड़ी हुई है। आगे आ जाते हैं डेजराइन सिंड्रोम। ये वन हमारे पास, एंड हाफ मैडम, 1.5 को रिपीट करें काइंडली। अच्छा मैं करती हूँ। देखो, 1.5 का मतलब है एक आंख की तो पूरी की पूरी मूवमेंट उड़ गई है, एडक्शन भी उड़ गई है और सिक्स नर्व भी उड़ गई है। अब जिस साइड की सिक्स नर्व उड़ेगी ना, उस साइड की लेना है, और दूसरी साइड की सिर्फ एडक्शन लॉस है। तो एक साइड की तो हाफ उड़ी है और एक साइड की फुल मूवमेंट उड़ गई है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सिक्स तो नर्व क्या तो हो गया, abduction करवाएगी। सिक्स नर्व आपके पास लेटरल गेज कराती है ना, एबडक्शन, हाँ। एक साइड की सिर्फ abduction उड़ेगी और एक साइड का नहीं, जो है देखो वो। ना, देखो एक सिक्स नर्व तो सिर्फ एक साइड की जा रही है, हम्म, और बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और दोनों साइड की एडक्शन जा रही है। अब आइए समझ, ओके इंटरन्यूक्लियर ओके। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या कराता है, एडक्शन कराता है ना। तो जिसकी वजह से आपके पास एक आंख की तो एबडक्शन एडक्शन दोनों लॉस है, और एक आंख की सिर्फ एडक्शन लॉस है। अब जिस साइड की एबडक्शन भी लॉस है, पॉलिसी उस साइड की है। ठीक। क्लियर? सही। अच्छा, जी मैडम। अब आपके अब आपके पास आ जाता है डेजराइन। डेजराइन में आपके पास इप्सिलैटरल टंग वीकनेस, टंग की वीकनेस हो गई, और आपके पास टंग के लिए हाइपोग्लॉसल नर्व 12। 12 कहाँ पे पड़ी हुई थी, मीडियल थी लैटरल थी? हाँ जी, मीडियम। अभी मैंने आपको जो मीडियल पड़ी हुई थी ना 12, 6 और 12 नीचे बनाई हुई थी, 6 ऊपर थी फिर 12 दिखाई हुई थी मंडला में। तो कौन सा सप्लाई होगा वेसल? ऐसी है। एएस एएस। एसी, एएस से, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, वेरी गुड। तो क्या बनेगा इसमें, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी उड़ेगी और इप्सिलैटरल टंग वीकनेस होगी। अच्छा, अब इसमें क्या एक निमोनिक होता है आपके पास ना, वीकनेस जो आपके पास होती है, और उसमें निमोनिक आपके पास होता है।
आपने 17 सम अप करना होता है। 10 प्लस 7 क्या बनता है? 17। 12 प्लस 5 क्या बनता है? 17। ठीक है। 17 अब जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 10 और 7 है, इसकी लेन होगी इसमें डेविएशन कहाँ पे हो जाएगी? टुवर्ड्स हेल्दी साइड। 12 और 5 में क्या होगी? टुवर्ड्स डिजीज साइड। क्लियर? ये पॉइंट दोबारा से बताइए। बता देना। अच्छा, इसमें आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो है वो 17 का निमोनिक होता है। आपने 17 सम अप करना होता है। 10 प्लस 7 क्या होता है? 17। 12 प्लस 5 क्या होता है? 17। तो 10 प्लस 7 में क्या होता है? वो आपके पास टुवर्ड्स हेल्दी साइड जाती है डेविएशन। और 12 प्लस 5 में क्या होता है? टुवर्ड्स डिजीज साइड। क्लियर? हो गया 10 क्लियर? प्लस 7 टुवर्ड्स हेल्दी। लगता है मैम ये 10 प्लस 7 टुवर्ड्स डिजीज। 17 का सम अप करना है ना आपने बस। 12 प्लस 5 क्या होता है? 17 होता है। 10 प्लस 7 क्या होता है? 17 होता है। तो 10 और 7 जो है निमोनिक है बेसिकली। 10 और 7 क्रेनियल नर्व्स कहाँ पे जाएंगी? टुवर्ड्स द हेल्दी साइड डेविएशन हो जाएगी अगर उनकी लेन है। और अगर आपके पास 12 और 5 की है वो टुवर्ड्स द डिजीज साइड। अच्छा क्लियर? याद रखना है बस ये। सही है। बस बेसिकली रट्टा है ना, एमसीक्यू का रट्टा हाँ है। भूल ठीक। जाता है ना कि कौन सी नर्व किधर उड़ रही होगी, कौन सी नर्व में कहाँ पे लेन डेविएशन होगी। तो ये आपको इससे याद आ जाता है फौरी से। अच्छा, 8th पे आ जाते हैं। अच्छा, वैसे न्यूरो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, मेरा ख्याल है हम 40 एमसीक्यूज तो नहीं कर पाएंगे, 30 तक की कर लेते हैं, एक दिन और बढ़ा लेंगे इसको। हाँ मैम ये तो टाइम देना मैं वो है। एक लेक्चर थोड़ा सा एनाटमी रिफ्रेश करने पे भी रख लें, थोड़ी हमें जो है ना जरा एनाटमी का क्लियर हो जाए तो उस हिसाब से फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा बाकी सारी चीजें कवर करना। एनाटमी में यही चीजें है ना जो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ। बाकी जो प्योर एनाटमी है कि फेशियल नर्व कहाँ कहाँ से गुजरी है, कौन से फिशर से गुजरी नहीं है, नहीं वो वो साथ तो साथ ठीक। वो साथ साथ जो साथ साथ आते जाएंगे ना मैं कराती जाऊंगी। तो मेरा ख्याल है 30 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होंगे आज। अच्छा, 51 years old male presented with sudden onset of left-sided weakness and left-sided facial weakness for 7 hours। अच्छा, अब उसको वीकनेस भी है फेशियल, और अब आपके पास जो है लेफ्ट साइडेड इसमें लिम्ब वीकनेस भी आ गई है। 7 hours से है। तो ये कौन सा है? क्रॉस्ड है अनक्रॉस्ड है? अनक्रॉस्ड। वन साइड अनक्रॉस्ड। हाँ, वेरी गुड, सेम साइड का ना। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया में लेगिन कहाँ पे होगा? अबाउट द हम्म, above the brainstem, वेरी गुड। above the brainstem आपके पास फेशियल नर्व के कौन से फाइबर्स होते हैं? अपर मोटर होते हैं, लोअर मोटर भी होते हैं? अबाउट द अपर मोटर के। सिर्फ अपर मोटर होते हैं। तो लेगिन कैसी आएगी आपके पास बॉडी के अंदर, फेस के अंदर? अपर मोटर उसमें न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी। ये हमें एमसीक्यू आया था एमआरसीपी 2 में। अपर पार्ट ऑफ द एमआरसीपी 2 में आया था हमें कि पेशेंट है बायलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी के साथ आया। कॉज क्या होगी? सिर्फ आपके पास स्ट्रोक बचता है इसमें कॉज ना, जो ब्रेन ऊपर होगा, सडन ऑनसेट की आई थी उसकी। ठीक है। तो बायलैटरल था। बायलैटरल में लोग उसको फेशियल नर्व पॉलिसी करके आए थे, इस तरह की चीजें मतलब गलत करके आए थे। तो उसका आंसर उन्होंने पूछा हुआ था देना क्या है, एस्पिरिन देना था उसमें, बेसिकली स्ट्रोक था। अब हमारे पास हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो है अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी होगी तो हमेशा वो अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया करेगी, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया करेगी। जो लोअर मोटर न्यूरॉन फाइबर शुरू होते हैं ना इसके फेशियल नर्व के, वो ब्रेन स्टेम से शुरू होते हैं। तो ब्रेन स्टेम के लेवल पे आपके पास क्या होगा? क्रॉस्ड हो जाएगा। तो वो हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होगा। अब एक मेरे मेरे सुपरवाइजर मुझसे पूछा करते थे ये बात कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी के साथ आ रहा है और वो क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है? तो फिर मैं उनको यही बताया करती थी कि डबल स्ट्रोक हुआ होगा पेशेंट को, इस वजह से। वरना आपके पास जो है ना वो क्रॉस नहीं हो सकता, हमेशा अनक्रॉस्ड होगा जो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पॉलिसी होगी। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या है आगे पूछा हुआ है, ईसीजी पे एट्रियल फिब्रिलेशन भी है उसका। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिकली है क्या? 7 आवर्स की वीकनेस है, हमें नहीं पता कि वेदर पेशेंट को टीआईए है या इस टाइम स्ट्रोक हुआ हुआ है। 24 आवर्स से आपके पास उसमें ज्यादा होना चाहिए ना टाइम पीरियड, अगर आप उसे स्ट्रोक लेबल कर रहे हो। तो बेसिकली अब हमने फौरी फौरी क्या करना है इसमें कि हमें स्ट्रोक ही बताना चाह रहे हैं। तो इसमें आपके पास क्या है? तो इसीलिए इसमें आपने एस्पिरिन देना है।
अगर ये हमारे पास TIA विद एट्रियल फिब्रिलेशन होता, उन्होंने बताया हुआ होता कि या तो वीकनेस कम हो रही है, सेटल्ड होना शुरू हो गई है, तो फिर आप इसको यहाँ पे इन्होंने कंफर्म बता दिया इन्फाक्ट ना, वैसे ही तो फिर आपने क्या करना होता है, 2 वीक्स के बाद देनी होती है। वैसे अगर आपके पास TIA विद स्ट्रोक, उसमें एंटीकोगुलेशन फौरी देनी है, TIA विद एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें फौरी देना है। हेमीप्लेजिया की मैं डबल नहीं बात कर रही, डबल हेमीप्लेजिया की बात नहीं की। बात हमें जो MRCP 2 में MCQ आया था ना, वो बायलैटरल जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल वीकनेस थी। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल वीकनेस स्ट्रोक में ही आती है ज्यादातर, सडन ऑनसेट की अगर हो तो। ठीक है, अबव द ब्रेन स्टेम होगी ना। अच्छा, आपके पास 9th MCQ है कि 55 years old male with a history of sudden onset of left-sided weakness for 30 minutes। CT पे उसका BP नॉर्मल, CT उसका नॉर्मल, BP उसका 200/110। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? अब आपने फौरी देखा कि 30 मिनट्स में आ रहा है, इन्फार्क्ट है, उसकी जो है ना वो थ्रोम्बोलिसिस पीरियड में हो रहा है। अगर आपको पता होगा कि थ्रोम्बोलिसिस की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो देखो फिर आप इसको सॉल्व कर सकोगे। इतना हाई BP थ्रोम्बोलिसिस की कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है, तो आपको पहले BP मैनेज करना है फौरी फौरी, अगर थ्रोम्बोलिसिस कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा? IV लेबिटोलोल देना पड़ेगा आपको। 10th MCQ हमारे पास है 52 years old female presented in emergency with sudden onset of right-sided weakness involving her right arm, right leg and right face for 10 hours. Patient is also having difficulty in speaking. Further examination shows homonymous hemianopia. देखो उसकी स्पीच का भी मसला आ रहा है, उसकी वीकनेस भी आ रही है, और उसका होमोनिमस हेमियोनोपिया भी आ रहा है। तो बेसिकली बेमफोर्ड क्लासिफिकेशन यही है आपके पास कि या तो टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक होगा या पार्शियल होगा। अगर ये आपके पास आई सिम्टम्स, स्पीच सिम्टम्स और वीकनेस आ जाती है, तो ये आपके पास टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन है। अगर इन तीनों में से कोई 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो पार्शियल है। ठीक है, इसी को हम बेमफोर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर बता दें मैम जरा पॉइंट। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास बेमफोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक होता है। अगर आपके पास वीकनेस मिल जाए, आई सिम्टम में हेमियोनोपिया मिल जाए, कोई भी आई सिम्टम इस तरह का, और साथ में हायर सेरिबेलर फंक्शन जिसमें स्पीच लॉस भी आ सकता है, डिस्फेजिया या विजुअल स्पेशल डिसऑर्डर, ये तीनों की तीनों चीजें मिल गई हैं, तो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन है। तीनों की चीजों में से दोनों दो मिल गई हैं, 2-3 चीजों में से 2, तो फिर ये पार्शियल है। ओके 11th MCQ, which is the most sensitive and imaging modality to confirm the diagnosis of cerebral infarction। मैंने अभी आपको बताया था कि वैसे आप डिफरेंट वेटेड इमेजेस कराते हो फौरी फौरी ना, ये सबसे सेंसिटिव होता है। 12 MCQ है कि 62 years old diabetic hypertensive male presented in emergency with sudden onset of left-sided weakness with slurring of speech lasting for 40 minutes and recovered spontaneously। अच्छा, अब इसमें TIA हुआ है, BP उसका 145/95, there is no residual deficit। What is the APCD2 score? आपको सबको पता है कि इसमें क्या बनेगा, 6 बनेगा, एज उसकी 60 से ऊपर, ब्लड प्रेशर उसका 140/90 से ऊपर 1 नंबर, सी से क्लिनिकल सिम्टम्स में उसका यूनिलैटरल वीकनेस 2 नंबर, अगर आपके पास सिर्फ स्पीच डिस्टर्बेंस है विदाउट वीकनेस 1 नंबर, ड्यूरेशन आपके पास मोर देन 60 मिनट्स 2 नंबर, 10 to 59 मिनट्स 1 आवर के अंदर तो 1 नंबर, डायबिटीज के 1 नंबर। ठीक है, तो ये ABCD है। पास मेडिसिन वालों ने अब इसको ABCD को ओमिट कर दिया, लेकिन हमें अभी भी आते हैं इसके MCQs। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 MCQ की तरफ। मधिया, ये स्क्रीन शेयर हुई है, उधर से तुम ले सकती थी स्क्रीनशॉट, या कोई प्लीज अब शेयर कर दे। अच्छा, 13 MCQ हमारे पास है कि 60 years old hypertensive male presented with 2 episodes of left-sided body weakness lasting for 20 minutes 5 hours apart। Carotid Doppler was done which showed 75% stenosis on right carotid artery and 45% stenosis on the left carotid artery। अच्छा, अब देखो उसको लेफ्ट साइडेड वीकनेस हुई है, तो इसका मतलब है सिम्टोमेटिक राइट साइड की स्टेनोसिस होगी, और सिम्टोमेटिक में स्टेनोसिस भी अच्छी भली आ गई है 75 से ऊपर। एस्पिरिन इज गिवन। अब हमने देखना है कि लेफ्ट साइडेड वीकनेस है और आपके पास राइट साइड पे हाँ कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस है, और लेफ्ट की भी स्टेनोसिस दी हुई है, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है। ठीक है, और उसमें स्टेनोसिस भी 50% से कम है।
एसिम्प्टोमेटिक में रफली आपने याद रखना है, एसिम्प्टोमेटिक में अगर 60% से ऊपर हो जाए, सिम्प्टोमेटिक में 50 से ऊपर हो जाए, फिर आपने एंडार्ट्रेक्टमी कराना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वैसे ही 75% है, तो आपने राइट कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी कराना है। अब अब किन केसेस में आपने एंडार्ट्रेक्टमी कराना है, किस केस में आपने स्टंटिंग करानी है, कौन बताएगा? मैम एक उसमें बहुत ज्यादा 100% स्टेनोसिस हो या 99% स्टेनोसिस हो तो उसमें स्टेंटिंग करवाते हैं। स्टंटिंग आपके पास बेसिकली होता क्या है कि अगर जो मैंने पास्ट मेडिसिन में एमसीक्यूज किए थे, उन्होंने दिए हुए थे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसा कि कीमोथेरेपी पे है, वीक पेशेंट हो गया, इसमें आपने स्टंटिंग प्रेफर कर लेनी है, क्योंकि एंडार्ट्रेक्टमी का वो कहते हैं कि बाद में भी जो है ना रीस्टेनोसिस होने के चांस होते हैं, और पेशेंट को आप ना इतनी सर्जरी के स्ट्रेस से नहीं गुजारते। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, अभी आप कुछ एमसीक्यूज करोगे पास मेडिसिन में जिसमें 100% स्टेनोसिस दिया हुआ है और सिम्टोमेटिक, उसमें भी नहीं कराना, ठीक है, क्योंकि 70 to 99% में कराना होता है आपने स्टेनोसिस में। अब 100% में क्यों नहीं कराना, इसका मैं आपको डिटेल ना कुछ पॉइंट्स भेजूंगी। डॉक्टर काशिफ, मैंने आपके ग्रुप पे भेजे थे पुराने बैच पॉइंट के, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज वो शेयर कर दें पॉइंट्स कि 100% में क्यों नहीं कराना होता, नहीं तो मैं फिर लेक्चर के बाद भेजती हूँ। अच्छा, वैसे विंडो इसका इसका ये होता है कि टाइम आइडियली आप जो है ना इसको 2 वीक्स के अंदर अंदर करा लो एंडार्ट्रेक्टमी को, ठीक है, तो इसमें आप करा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि 14 एमसीक्यू है, 62 years डायसेक्शन, कैरोटिड आर्टरी डायसेक्शन तो यंग एज में होती है। डायसेक्शन के साथ अगर पेशेंट आता है ना, तो उसमें आप उसमें फिर भी थ्रोम्बोलिसिस वो एंटीकोगुलेशन की कोई इंडिकेशन होती है डायसेक्शन के साथ। कुछ ऐसा एमसीक्यू आएगा आपके पास पास मेडिसिन में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 14 है, 62 years old पेशेंट स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ एटैक्सिया एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग एंड हेडेक। एग्जामिनेशन पे ब्रॉड बेस्ड गेट है उसकी, इनएबिलिटी टू वॉक इन टैंडम, Romberg test is negative, blood pressure is 180/500, what is the likely diagnosis? ये तो टिपिकल इजी सा cerebellar stroke। अब cerebellar stroke के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसका निमोनिक होता है पेस्ट्रीज, ठीक है, मैंने मेरा ख्याल है आपके ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिए वो पिक्चर्स के साथ ना, पेस्ट्रीज भी शेयर किया होगा, वो नहीं तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, मैंने शेयर कर दी है पेस्ट्रीज वाला, एक सेकेंड में दोबारा भी शेयर कर दूँ। ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ कि पेस्ट्रीज का निमोनिक क्या क्या है सेरिबेलर सिंड्रोम में। पी से पैरानियोप्लास्टिक, ए से अल्कोहलिक, एस से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टी से ट्यूमर जो कि पोस्टीरियर फोसा का हो सकता है, आर से रेयर कॉजेज में सेरिबेलर सिंड्रोम में फ्रेडरिक्स एटेक्सिया हो जाता है, आइट्रोजेनिक में फाइनेटोइन, ई से एंडोक्राइन जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ होता है, और स्ट्रोक लास्ट पे। ये पेस्ट्रीज का निमोनिक है सेरिबेलर की कॉजेज में। अच्छा, 15 एमसीक्यू हमारे पास है, 57 years old patient presented with 25 minutes of TIA and that had manifested at left arm and left leg weakness ना। एग्जामिनेशन पे बीपी उसका 135/85, पल्स उसकी 90 और नो फोकल डेफिसिट। देखो टीआईए हुआ हुआ है। अब आगे देखते हैं, कैरोटिड डॉपलर वाज डन, 1 week showed 45% स्टेनोसिस, ठीक है। अब लेफ्ट आर्म वीकनेस थी और राइट साइड का ही आपके पास स्टेनोसिस आया, लेकिन 50% से कम आया है, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि सिम्टोमेटिक पेशेंट में आपके पास 50% से ऊपर होना चाहिए, एसिम्टोमेटिक में 60 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एसिम्टोमेटिक में भी आपके पास सिंपल जो है ना वो 60 तक है, 60 से ऊपर नहीं है, तो आपने क्या देना होगा, एस्पिरिन देना होगा सिंपल। 16 एमसीक्यू है, 57 years old female with a sudden onset of inability to speak while she was talking to the neighbor for 8 hours ago. She is also having left-sided facial weakness of the lower half. She is hypertensive diabetic. Her blood pressure is 190/100. CT is normal. अब देखो इसमें एक्यूट इंफाक्टिव स्ट्रोक है, ठीक है, विंडो फेज भी निकल गई और आपके पास थ्रोम्बोलिसिस वाली फेज भी निकल गई, तो सिंपल एस्पिरिन देना होगा। 17 MCQ है, which one of the following is the more common associated with hemorrhagic stroke?
ये तो आपको पता है कि सीजर्स आप देखते हो, हम यही इसी से आपके जब कंसल्टेंट है वही आइडिया लगा रहे होते हैं कि अगर सीजर्स आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली हेमरेज निकलेगा। 18 है 51 years old female presented with sudden onset of left-sided weakness for 30 minutes. CT is normal and diffusion-weighted imaging MRI showed acute infarct. Patient is a candidate of thrombolysis. अब आपके पास जो है ना, which one of the following is a contraindication for thrombolysis? आपको पता है कि इसमें आपके पास इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस दी हुई होंगी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यहाँ पे हमने जो पहले एमसीक्यू किया था जिसे आपको याद रखना है, और उसको अब इसमें उसमें डिटेल में नहीं दी हुई थी, यहाँ पे अब इंडिकेशन देती हैं। एब्सोल्यूट में कौन कौन सी हैं? प्रीवियसली अगर 3 months पहले जो उसे कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, कोई सबअक्यूट हेमरेज है, कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, कोई स्पाइनल सर्जरी हुई है, कोई इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्मा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि आपके पास इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्मा है, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा अगर उसके साथ भी स्ट्रोक हो गया। ये अक्सर पेशेंट आ जाते हैं इस तरह के। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ना आप हेमरेज कर देते हो उसमें। अगर एओर्टिक आर्च डायसेक्शन हो गई, बीपी का रेज्ड हो जाना 185 110 से ऊपर, एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स का कम होना, हेपरिन अगर उसको 2 days में मिली है, या एपीटीटी उसका रेंज है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 24 आवर्स, आईएनआर का ज्यादा हो जाना, या फिर पेशेंट को हाइपोडेंसिटी आ जाना जिसकी वजह से मोर देन 1/3। रिलेटिव में आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास जो है ना वो रैपिडली स्ट्रोक इन्वॉल्व हो रहा है, वेरी स्वेयर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जिसमें NIHSS स्कोर 25 से ऊपर हो जाना, प्रेगनेंसी। अच्छा, पेशेंट ना आगे हम एमसीक्यू करेंगे, फिट्स के साथ आ रहा है और विंडो फेज में, फिट्स भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रीसेंट GIT ब्लीड हो गया, मेजर सर्जरी विद इन 2 weeks हो गया, वो रिलेटिव है। आपके पास बाकी जो है वो इंट्राक्रेनियल स्पाइनल सर्जरी 3 months थी। रिसेंट स्टेमी हो गया विद इन 3 months है, स्टेमी तब भी नहीं कर सकते। ब्लड शुगर 50 से ऊपर, जैसा 50 से नीचे हो गई जैसा कि सिनेरियो में है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि अक्सर MI का पेशेंट दोबारा स्ट्रोक के साथ होता है, और वो विंडो पीरियड में भी होता है, लेकिन आप उसमें नहीं कर सकते विद इन 3 months का स्टेमी। 19 MCQ, 45 years old hypertensive patient presented in emergency after 45 minutes with left arm weakness and facial weakness. On presentation, his weakness has improved with no residual weakness or focal deficit. What should be the next best step? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ना पेशेंट का MRI कब कराना है आपने। अगर TIA है और आपका पेशेंट के जो है ना वो इसमें आपको MRI प्रेफरेबल होता है TIA में। ठीक है, तो अब आपने कराना कब होता है इसमें? ये अर्जेंट और इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। अगर आपके पास रिकरेंट TIAs हो रहे हैं, या पेशेंट के 2-4 इंडिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है विद इन 24 आवर्स कराओ, अदरवाइज विद इन 7 days भी करा सकते हो। ABCD स्कोर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 20 MCQ है। 58 years old male was brought to you for evaluation. You examine the patient. Patient has marked impairment of simple calculations, writing, discriminating his own fingers, distinguishing his left side from the right side. What is the most probable diagnosis? जी क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैम सर, मैं क्वेश्चन नंबर 20 नहीं देख रहा था, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या है, जर्समैन सिंड्रोम वाले फीचर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ की लेन होगी? डोमिनेंट पैराइटल लोब की होती है। ठीक है, अगर अगर आपके पास राइट लेफ्ट एक इनसेंसेशन हो जाए तो वो आपके पास नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब की होती है, सेंसरी इनअटेंशन। अच्छा, अगर आप लोग हिम्मत करो तो मैं 10 मिनट बाद दोबारा सेशन स्टार्ट करा के 20 और MCQs करा दूं, क्योंकि हमने टारगेट 40 रखा है आज का। मैं 9:30 कमिटमेंट थी। चले आप देख लें, फिर रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हाँ नहीं, राइट, मैं ये कह रही हूँ कि 10 मिनट की ब्रेक लेके, क्योंकि अगर हम 20 MCQs ना किए ना टारगेट से पीछे हो जाएंगे। ओके मैम, ये 20 एक्सक्यूज नंबर 20 नहीं, हाँ, 20 हो गया। क्या? मतलब एमसीक्यूज नंबर 20 पे तो पहुंच गए मैम हम लोग। हाँ 20 पे तो पहुंच गए हैं, मैं कह रही हूँ 20 मजीद करना है क्योंकि हमने 40 टारगेट रखा हुआ है ना आज का। अच्छा अगर अच्छा, आप लोग मेरा साथ देते हो तो फिर मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अब सैचुरेशन हो रही है। तो ठीक है मैम, ठीक। अगर आप
अगर आप कहते हो तो 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, अगर कहते हो तो 10 MCQs 15 मिनट में और कर लेते हैं, 30 तक कर लेते हैं, क्या कहते हो? एज यू विश, एज यू विश। लेकिन है कि चलो फिर 30 कर सैचुरेट हो 30 लेते हैं। जाएंगे, फिर ये भी डिस्कस नहीं होंगे, फिर मतलब रह जाएंगे, फिर चलो 30 रिवाइज तक करने में टाइम ले लेते हैं। चलो 30 तक कर लेते हैं आज। फिर नेक्स्ट वाले मेरा ख्याल है वो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन न्यूरो वैसे ना कॉन्सेप्चुअल है काफी, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। मैंने पहले बैच में तो 44 डेज में पता नहीं कैसे कराया था। अब मैं इसका दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ कि इसको ज्यादा स्केड्यूल में इसके डेज ज्यादा करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होंगे तो मुश्किल होगा। अच्छा 21 MCQ है। 50 years old male brought to you for neurological evaluation as his wife told you that is that he is only shaving his right side। मतलब सेंसरी इनअटेंशन बता दी है। सेंसरी इनअटेंशन हमारे पास नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब का फीचर होता है, इसको हम हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट सिंड्रोम में बोलते हैं। ये पेशेंट जो है ना वो आधी साइड अपनी पहचानता है, आधी साइड पहचानता ही नहीं है। अब जब आप इंशाल्लाह क्लिनिकल करोगे ना तो आपने देखना होगा, आप सेंसरी इनअटेंशन चेक करते हो, एक स्टेप आपका ये भी होता है। लेकिन मैं बाकियों को म्यूट कर दूं। अच्छा 22 हमारे पास है। 72 years old female with history of multiple lacunar infarcts is brought to her family due to concerned about। अच्छा मैंने उसे उठा लिया। A 72 years old female with a history of multiple lacunar infarcts is brought by her family due to concern about her visual loss। प्लीज काइंडली बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। डॉक्टर गुल प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा 72 years old female with a history of lacunar infarcts। अब आइए वो विजुअल लॉस कंसर्न के साथ। पेशेंट हैड a history of walking into objects and striking objects। अच्छा वो अब ना वो स्ट्राइक भी कर रही है ऑब्जेक्ट्स के साथ। द पेशेंट इज ऑफ द व्यू दैट शी कैन क्लियरली सी एवरीथिंग। उसका व्यू ये है कि मैं हर चीज देख सकती हूँ। व्हेन यू आस्क्ड हर अबाउट द कलर शी क्विकली टोल्ड यू द कलर बट दैट वाज इनकरेक्ट। मतलब वो बता रही है कलर्स लेकिन सही नहीं बता रही। पिपलरी रिफ्लेक्सेस वगैरह इंटैक्ट है, जीसीएस सही है। अच्छा ये इसको कहते हैं एंटोन सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट मान होता ब्लाइंड है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता कि वो ब्लाइंड है, ठीक है। तो इस वाले को हम बोलते हैं एंटोन सिंड्रोम, कि जिसमें पेशेंट मानने को तैयार ही नहीं होता, हकीकत में उसे ब्लाइंडनेस होती है। अच्छा 23 MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। ये आपको पता है कॉमनली बेसल गैंग्लियन। अब 4 लोकेशंस हैं हाइपरटेंसिव ब्लीड की आपके पास ना, ज्यादातर हेमरेजिक स्ट्रोक की जो हाइपरटेंसिव ब्लीड होते हैं ज्यादातर आपके पास जो है ना बेसल गैंग्लियन, इंटरनल कैप्सूल, ब्रेन स्टेम, फिर सेरिबेलम। 24 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। ये हमें पता है हाइपरटेंशन है, और हमने हाइपरटेंसिव ब्लीड के एरियाज भी पढ़ लिए हैं अभी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 25 47 years old hypertensive male presented in emergency with sudden onset of left sided weakness for 3 hours। एग्जामिनेशन पे हाइपरडेंस एरिया मिल गया इंटरनल कैप्सूल का। हाइपरडेंस का मतलब क्या है? हैमरेज। अब बीपी उसका 190 110 है। हैमरेज में आपने मीन आर्टीरियल प्रेशर ना तकरीबन 110 तक रखना होता है, तो बीपी 140 90 से कम करना होता है। अच्छा क्यों रखते हैं हम इस तरह? हम इन्फाक्ट में क्यों ज्यादा रखते हैं? इन्फाक्ट में क्यों ज्यादा रखते हैं? परफ्यूजन जो है ना ऑलरेडी कम होती है वेरी गुड, बिल्कुल। पेनम्ब्रा का निमोनिक होता है, पेनम्ब्रा होती है हमारे पास एरिया, आपने ना वो ब्रेन सेट हो जाता है। व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन आपके पास सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर? क्या होता है? मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जितना आप अब आपके पास स्ट्रोक में क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता जाता है, तो अब आपके पास मीन आर्टीरियल प्रेशर भी ज्यादा करना पड़ेगा ताकि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा 26 MCQ है। 63 years old patient presented in ER with sudden onset of left-sided weakness due to slurring of speech for 14 hours। CT पे large infarctive stroke है, टेरिटरी आपकी उसकी MC है।
इन्वेस्टिगेशन पे आपके पास 55% जो है इजेक्शन फ्रैक्शन है विद नो इंट्राकार्डिक थ्रोम्बस ऑन द एको। एट्रियल फिब्रिलेशन पे उसका 48 आवर्स मॉनिटर मॉनिटर। कैरोटिड डॉपलर उसका जो है ना 40% स्टेनोसिस ऑन द राइट एंड 35 स्टेनोसिस ऑन द लेफ्ट। ठीक है, स्टेनोसिस तो आपके पास उससे कम हो गई है तो वो तो निकल गया, एंडार्ट्रेक्टोमी का ऑप्शन। एट्रियल फिब्रिलेशन आ रहा है अब आपके पास और स्ट्रोक भी है। ठीक है, हाउ कैन द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट स्ट्रोक कैन बी रिड्यूस्ड। इसमें आपने क्या याद रखना है कि आपके पास क्या आपने देना है, एंटी कोगुलेशन आपने 10 to 14 डेज बाद स्टार्ट करनी है। ये वही एमसीक्यूज हैं, टीआईए विद एट्रियल फिब्रिलेशन, स्ट्रोक विद एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर स्ट्रोक विद एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपने क्या करना है, आपने 10 to 14 डेज 2 वीक्स का वेट करना है। अगर स्ट्रोक विद टीआईए विद एट्रियल फिब्रिलेशन है तो 45 एंटी कोगुलेशन देनी है। 27 and you received a call from the gynecology department for a 27 years old female who delivered a baby 2 days back. MRI पे severe headache है with one episode of generalized tonic-clonic fits, slurring of speech है, confused है, CT पे biparietal infarction with small hemorrhagic transformation. What next step? MRV कराना होगा। ये तो हमारे पास पेशेंट आते भी हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो भी गई है ना इसमें साइनस थ्रोम्बोसिस में, तब भी आपने क्या करना होता है, एंटीकोगुलेशन देनी होती है। ये एमसीक्यू भी आता होता है पास मेडिसिन में। 28 है कि 38 years old male presented in emergency with sudden onset of severe occipital headache with a severity of 10/10. His GCS is 15/15 with no focal deficit. There is neck stiffness. What should be the next step? Sudden onset है तो आपको पहले CT ही कराना होगा हमेशा। Next MCQ, second last शुक्र है 29. A 45 years old male presented in emergency with severe headache 5 days back, which was diagnosed as having diffuse subarachnoid hemorrhage. ठीक है, अब आपको पता चल गया सबरेक्टोइड हेमरेज है। Patient has no focal deficit on the presentation and has had GCS 15/15. अब अचानक से पेशेंट की दोबारा कंडीशन जो है ना, लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस वर्सन हुई है कॉन्शियसनेस लेवल के साथ। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द न्यू प्रेजेंटेशन। अब आपने याद रखना है कि आपके पास क्या होता है, सबरेक्टोइड हेमरेज में आपने क्या करना होता है और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप प्रिवेंशन से बचाने के लिए आपके पास जो है ना ट्रिपल एच थेरेपी देते हो, हीमोडाइल्यूशन, हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया। ठीक है, इसको मेंटेन रखते हो। वेजोस्पैज्म से बचाने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन डेट्यूरेशन हुई है, उसका टाइम पीरियड अभी 5 डेज है, तो इसमें वेजोस्पैज्म आंसर होगा। अब वो कहते हैं हाइड्रोसेफलिस के साथ भी कॉन्शियस लेवल डेट्यूरेट करता है, लेकिन हाइड्रोसेफलिस आफ्टर 2 वीक्स होता है। अब सियार्ड और सेरेब्रल सॉल्व वेस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन इसकी कंफ्यूजन जो होती है ना वो प्रोग्रेसिव होती है, इतना सडन नहीं होती। ठीक है, बहुत स्लो स्लो प्रोग्रेस करती है। तो ट्रिपल एच थेरेपी होती है कि आपने हीमोडाइल्यूशन, इसीलिए आप इसमें ना फ्लूइड रिससिटेशन भी करते हो। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है, हाइपरवोलेमिया की स्टेट रखनी होती है। लास्ट एमसीक्यू आज का है 30. You received a call from the gynecology for a patient who has multiple episodes of generalized tonic-clonic fits for 3 hours. Patient was presented with patient pregnancy was complicated by preeclampsia, delivered at 36 weeks, C-section 2 days back. पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/100, जीसीएस 10/15, नो फोकल डेफिसिट। सीटी नॉर्मल आ गया, बेसलाइन नॉर्मल है, लंबर पंक्चर नॉर्मल हो गया। एमआरआई डन विच शोज बायलैटरल हाइपर इंटेंसिटी प्रीडोमिनेंटली इन द पैराइटल लोब, पैराइटो-ऑक्सीपिटल लोब। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। बेसिकली प्रेस हो रहा है ये। ठीक है, प्रेस में आप प्रेस की कॉजेज और क्या होती हैं, कौन बताएगा। सीकेडी के साथ भी हो सकता है प्रेस, और किसके साथ हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकता है। ब्रेस्ट में आपने बेसिकली अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ है ना तो स्टेरॉइड्स का रोल है, अदरवाइज स्टेरॉइड्स नहीं देने होते। ये पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेप्टोपैथी है। सीकेडी के पेशेंट हमारे पास मैंने बहुत सारे देखे हैं जो प्रेस के साथ आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। यहाँ तक समझ आई है सबको, सिंड्रोम समझ आ गए। प्रेस के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या क्या होंगे। प्रेस में आपके पास ना एक तो ये होता है कि आपको पैराइटो-ऑक्सीपिटल रीजन इन्वॉल्व होता है, और ये ना कंडीशन ज्यादातर एक प्रीएक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन, सीकेडी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ आएगा। मल्टीपल एपिसोड्स भी हो सकती हैं पेशेंट की। आपके पास हिंट अगर स्टेरियो में दिया हुआ होगा, या तो विजन डिस्टर्बेंसेस का दिया होगा, ऑक्सीपिटल रोग का जैसे फीचर होता है, या फिर आपके पास बायलैटरल हाइपर इंटेंसिटी, बायलैटरल होता है मोस्टली ना, पैराइटो-ऑक्सीपिटल रीजन में होगा।
वीकनेस नहीं होगी? नहीं नहीं, वीकनेस नहीं होती। ऑक्सीपिटल रीजन का ना, तो ऑक्सीपिटल रीजन में विजन प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? ठीक कोई है। और क्वेश्चन हो किसी का? ब्रेस्ट में बेसिकली होता क्या है, पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेफ्लोपैथी है। पोस्टीरियर एरिया इन्वॉल्व है ना, ऑक्सीपिटल रीजन, तो होती भी रिवर्सिबल है। थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है, विजन डिस्टर्बेंस होती है, पेशेंट को ठीक हो जाती है। एसोसिएटेड फैक्टर्स के प्री एक्लैम्पसिया, सीकेडी। ब्रेस्ट में आपने स्टेरॉइड तब देने होते हैं जब वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, अदरवाइज स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की हिस्ट्री दी हुई होगी ना कोई, और उसके बाद उसके साथ फिर प्लस की हिस्ट्री दी हुई होगी। ठीक है, क्लियर? कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो बताए। अच्छा, ब्रेन सेम सिंड्रोम्स आपको समझ आ गए हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा, मजीद रट्टा लगाइएगा, उस पिक्चर के बाद ना बहुत अच्छा समझ आ जाता है, उससे हिंट भी याद हो जाते हैं, निमोनिक से भी याद हो जाता है उसका। लेकिन मैं वो एग्जाम में ज्यादा वो उसकी ब्रांचेस में घुस जाते हैं ना, वो कुछ ऐसी पिक्चर हो जिसमें ब्रांचेस भी एक्सप्लेन की हो, तो हम थोड़ा वो भी देख लें। ये ब्रांचेस दी हुई तो है इसमें, आगे जो नहीं, सप्लाई है। इंफीरियर इंफीरियर ब्रांच, इंटीरियर ब्रांच, सुपीरियर ब्रांच, इस तरह से करके अच्छा, स्पेसिफिक। इसके लिए रट्टा नहीं है, इसके लिए आपको जो टेबल ही दिया हुआ है ना। अच्छा, वो टेबल आपके पास ये मैं आपको मास्टर दी आईएमएफ है किसी के पास, उसमें दिया हुआ है एक टेबल ना, ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स का, उसमें दिया हुआ है ये इंफीरियर सुपीरियर सारी ब्रांचेस। कोई शेयर कर दे अगर किसी के पास हो प्लीज। अगर किसी के पास हो वो शेयर कर दे ये चीज। ठीक है, चलें फिर इसके साथ सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल कोशिश करेंगे कि 40 एमसीक्यूज निकालने तो 70 तक हो जाएंगे हमारे। ओके, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।